हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम आईएएस मैथ्स एकेडमी। और आज हमारे साथ हैं अमन बंसल, जिन्होंने क्रैक किया है आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन विथ 20 रैंक। इनका रैंक 20वां आया है और ये चयनित हुए हैं डीएसपी के पोस्ट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम द होल टीम ऑफ आईएएस मैथ्स एकेडमी, अमन बंसल, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको जानकर बहुत खुशी होगी कि अमन बंसल हमारे फर्स्ट स्टूडेंट है ऑनलाइन कोर्स के, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था। अमन ने यूपीएससी 2019 और 2020 दोनों में मैथ्स ऑप्शनल से अपना पेपर दिया था। बैड लक रहा, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन में इन्होंने अपना परचम लहराया है और 20वां रैंक लाकर डीएसपी के पोस्ट पे चयनित हुए हैं। तो अमन, आपको सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपको फर्स्ट ख्याल कब आया, सबसे पहले आपके जहन में कब ऐसा इच्छा आपके अंदर आया कि आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें? सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का मेरा जो इच्छा था वो काफ़ी शुरू से ही था। मतलब बचपन का जी। सपना था, एक तरह से कह सकते हैं। तो उसी सपने को साकार करने के लिए मैंने सोचा था कि 11th-12th में आर्ट्स लिया जाए, क्योंकि आर्ट्स से वो थोड़ा इजी हो जाता है चीज़। पर हम्म। फिर आर्ट्स अगर आप लेते हैं 11th-12th में और फिर आर्ट्स में आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो फिर अगर आप सिविल सर्विस आपका क्लियर नहीं होता है तो फिर आपके पास बैकअप ऑप्शन नहीं रह जाता है कुछ भी। तो इस वजह से फिर मैंने साइंस लिया 11th-12th में। फिर मैंने ग्रेजुएशन बीटेक किया अपना एनआईटी सिलचर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब कोशिश किया जाए, देखा जाए कि सिविल सर्विसेज तो किस तरह से क्लियर किया जाए, क्या क्या चाहिए उसके लिए। फिर मैंने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। ईश्वर से हम दुआ करेंगे, कामना करेंगे और कि आपकी मेहनत और रंग लाए और यूपीएससी सिविल सर्विसेज भी आप आगे के दिन में क्रैक करें। आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या ट्रेंड है और क्या पैटर्न है, हमारे व्यूअर्स को जरा बताइए कि प्रीलिम्स का कैसा पैटर्न है, मेंस का कैसा पैटर्न है, इंटरव्यू कैसे होते हैं और ये सिविल सर्विसेज से कैसे डिफरेंट है? एपीएससी यानी कि आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम है उसका पैटर्न पिछले साइकिल तक अलग था। इस बार जो साइकिल हुआ है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, इसमें ये यूपीएससी पैटर्न जैसा ही है। प्रीलिम्स बिल्कुल सेम है, आपका पहला पेपर जीएस का रहेगा, दूसरा पेपर सेट का रहेगा। मेंस में वैसा ही है। उसमें दो लैंग्वेज पेपर होता है, एक इंग्लिश और एक वर्नैकुलर। इसमें आपको सिर्फ इंग्लिश लेना होता है, वर्नैकुलर लैंग्वेज नहीं है। फिर जीएस की बात करें तो उसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं, वो चारों इसमें सेम है। इसमें एक एडिशनल पेपर भी रहता है जिसमें सिर्फ आसाम पार्ट रहता है। तो इसमें जीएस 5 तक है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 और जीएस 5। ओके। और उसके बाद ऑप्शनल वैसे आपका सेम यूपीएससी वाला, एक ऑप्शन लेना है आपको, उसके 2 पेपर्स होंगे। और सिलेबस भी सारे ऑप्शन का लगभग सेम है, यूपीएससी जैसा ही। और जहाँ इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू का मार्किंग भी सेम है, सब कुछ सेम है। बिल्कुल इसी ओके, तरह से मतलब इंटरव्यू भी होता जैसा है। यूपीएससी में ऑप्शनल 250-250 के 2 पेपर जी होते हैं, उसी ढंग से यहाँ पे भी 250-250 के 2 पेपर आपने दिया था, जी राइट? बिल्कुल। तो और सिलेबस 500 भी में। सेम। ओके, सिलेबस भी एग्जैक्टली डिटो सेम है, जो यूपीएससी जी का सिलेबस है वो एपीएससी का भी सिलेबस है। जी, जैसे बीपीएससी में देखें तो उसमें टेंसर वगैरह कुछ कुछ चैप्टर्स अलग हैं, हाँ हाँ। लेकिन आसाम में ऐसा नहीं। अच्छा। आसाम में जैसे। यूपीएससी का एग्जैक्ट सेम डिटो ओके। वही पेपर, ओके, मतलब जो सिलेबस। मतलब जैसे बीपीएससी में एलपीपी यूपीएससी में रहता है, लेकिन हम्म। ऑपरेशन रिसर्च करके बीपीएससी के हाँ सिलेबस में, तो वहाँ ऑपरेशन रिसर्च नहीं है, सिंपल जो एलपीपी का आपको जी लीनियर जी प्रोग्रामिंग, सिंपलेक्स जी। प्रॉब्लम ड्यूअलिटी तक है ना? तो और इसमें क्या आसाम का कोई लैंग्वेज कोई कंपलसरी है कि सिर्फ आसाम के ही बच्चे इसमें बैठ सकते हैं, कि आउट ऑफ द आसाम भी जो स्टूडेंट अगर चाहें तो क्या बैठ सकते हैं? क्या इस एग्जाम में कुछ इसमें कंपलसरी कुछ क्वालिफिकेशन का जरूरत पड़ता है क्या? लैंग्वेज पेपर को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। लैंग्वेज पेपर की वजह से कोर्ट केस भी चल रहा था, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट काफ़ी डिले भी हुआ। रिजल्ट हम लोग का जून में निकल जाना था। यूपीएससी ने खुद एक ओके। नोटिस जारी करके बताया था कि रिजल्ट तैयार है, हम सिर्फ हम्म। कोर्ट के ग्रीन फ्लैग का वेट कर रहे हैं। तो फिर वो 4 महीने लगा। तो फिर कोर्ट ने इस करंट साइकिल के लिए जिसमें हमने दिया था उसके लिए तो लैंग्वेज पेपर को वेव ऑफ कर दिया। लेकिन फ्यूचर में कैसा रहेगा वो अनसर्टेन है। लेकिन जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें भी बाहर के लोगों के लिए देना मेरे हिसाब से मुश्किल रहेगा आसाम का पेपर, क्योंकि यहाँ पे पीआरसी आपको रिक्वायरमेंट है, परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट जो होता है, जो आपको अच्छा। डीएम ऑफिस से मिलता है, तो वो हम्म। आपके पास होना अनिवार्य है। तो वो अगर नहीं होगा तो आप आसाम में एपीएससी अपियर नहीं कर पाएंगे। ओके, हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि अमन जो है सो आसाम से ही हैं और आसाम में सिलचर से आप बिलोंग करते हैं। जी जी। ओके। तो अमन, आप पूरे ऑप्शनल पेपर जो 500 का था उसमें आपको कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ है, जरा बताएंगे? मुझे अराउंड 320 मार्क्स आया है।
पेपर 1 में थोड़ा ज्यादा था, पेपर 2 में थोड़ा कम था, तो मिला के 320 के आसपास है। 320 आउट ऑफ 500 मार्क्स है, काफी अच्छा मार्क्स है आपका। 64% मार्क्स मैथ्स में आपने लेकर आया है। अमन, ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करते हैं, मतलब एक साल एक अटेम्प्ट दिए नहीं हुआ, फिर दूसरा अटेम्प्ट दिए, कभी कभी ऐसा होता है कि 4 से 5 अटेम्प्ट दे देते हैं, इवन अगर जनरल कैटेगरी में है तो 6 अटेम्प्ट भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और वो स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम या तो वो नहीं देते हैं, नहीं तो वो देते भी हैं तो जब उनका पूरा अटेम्प्ट यूपीएससी का एग्जॉस्ट हो जाता है उसके बाद वो स्टेट में शुरू करते हैं देना। तो आपका क्या मानना है, क्या स्टूडेंट को अगर 1-2 अटेम्प्ट में अगर यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं मिलता है तो क्या उन्हें अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में एक प्लान बी की तरह उसको देखना चाहिए? आप हमारे व्यूअर्स को क्या एक अच्छा संदेश देंगे? जो काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी में दे रहे हैं, किसी का सिलेक्शन हुआ, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके माइंड में कई सारी चीजें चलते रहती हैं कैरियर को लेकर, आगे जॉब सस्टेनेबिलिटी क्या है, जॉब को कैसे हम पकड़े, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, मैं मानता हूँ कि काफी सब्जेक्टिव ओपिनियन है, हर किसी का अपना अपना इसमें एक मत होगा, और उनको उसी मत के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, जैसे आपका फैमिली बैकअप है कि नहीं, आप कितने दिन बिना जॉब के सस्टेन कर सकते हैं। कुछ लोग हैं, जैसे हमने देखा है यूपीएससी में भी आखिरी अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हुआ, 6th अटेम्प्ट में, उनके पास कोई जॉब नहीं था, ऐसा नहीं था उनके पास जॉब था नहीं, उन्होंने जॉब लिया नहीं, कुछ अपेयर नहीं किया, ना बैंकिंग किया उन्होंने, ना स्टेट का दिया। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पहले स्टेट का करते हैं फिर यूपीएससी की तरफ जाते हैं। तो मेरे को लगता है सबका अपना अपना ओपिनियन है इसमें, और किसी को भी किसी और को देख के नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। जिसको जैसा सही लगे वैसा करो। हम्म। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि बहुत सारे बच्चे अपने अननोइंगली ऐसा गलती कर बैठते हैं कि मतलब 2-3 अटेम्प्ट कर दे, चाहे ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मतलब मेरा तो यूपीएससी में सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो मैं इस चीज को काफी बच्चों के साथ देखा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस एक आ जाने के बाद ना कि हम यूपीएससी तो हम तो क्रैक कर ही लेंगे, हमारे लिए स्टेट वाला जो सर्विस है वो नहीं बना हुआ है, चाहे हम उसके लिए नहीं बने हुए हैं, अपन है तो सिर्फ यूपीएससी ही क्रैक करेंगे। ये मेंटेलिटी क्या होना चाहिए एक स्टूडेंट में? मेरे को लगता है जिद एक अच्छा चीज होता है। अगर हम्म। आदमी जिद्दी हो तो आदमी बहुत कुछ अचीव कर सकता है, पर उस जिद के पीछे एक आपका ठोस बैकबोन भी होना चाहिए। एक झूठा जिद नहीं होना चाहिए कि मेरे शरीर में कुछ है नहीं, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा। बिल्कुल। यारी कीजिए, माउंट एवरेस्ट चढ़िए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग चढ़े हैं, कोई मार्स भी जा रहा है, कोई मून भी जा रहा है। तो हम्म। आप कहाँ जा सकते हैं वो आपको देखना है, आपके बिल्कुल। अंदर कितनी आग है आपके अंदर, हम्म। तो वो आपको डिसाइड करना है, आपको जांचना है, वो कोई और बताने से नहीं। एग्जैक्टली यही बात है कि हर स्टूडेंट को अपना एक जो पैमाना है उसको देखना चाहिए, अपना लेवल को आंकना चाहिए, और फ्यूचर प्लान को मद्देनजर उनको ऐसे एक्शंस लेने चाहिए जो कि सपोर्टिव इन नेचर हो। अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं तो साथ में कुछ हॉबी रखो, नहीं तो अगर छोटा मोटा अगर आपका अगर फैमिली बैकग्राउंड का जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर है तो उसके सपोर्ट में कुछ थोड़ा बहुत आप काम करो, अगर टीचिंग करे थोड़ा टीचिंग करो, अगर टीचिंग नहीं कर रहे कोई भी आप चीज करना, अगर कोई आप अपने फैमिली में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं आपके फादर चाहे मदर, तो उनका अगर आप सपोर्ट करते हैं तो वो करें। एक तो इसमें होगा कि कम से कम जो लीजर टाइम आपका मिलता है उसमें आपका जो स्ट्रेस है वो बर्न हो जाता है, और कुछ प्रोडक्टिव यूज आपको होगा उसका। इकोनॉमिकली जो है सो साउंड रहेंगे। तो मतलब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी जर्नी कोई बहुत आसान जर्नी नहीं है, काफी अप्स एंड डाउन्स आपको आएंगे, और हर बच्चे का जो आर्थिक स्थिति है और जो फैमिली जो स्थिति है जो सिचुएशन है वो एक समान नहीं रहता है। तो इट इज एग्जैक्टली द नॉट द सेम सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो एवरीवन हैज इट्स ओन ऑप्शन, और उन ऑप्शन को आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, एक बात अमन आप बताएंगे कि क्या मैथमेटिक्स ऑप्शनल या कोई भी ऑप्शनल अगर बच्चा कोई सेलेक्ट करता है तो ऑप्शनल सिलेक्शन एक बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क हो गया है आज के डेट में, काफी क्रॉस द लाइन भी लोग ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज के बच्चे कुछ साइंस का भी ऑप्शनल लेते हैं, कभी साइंस के बच्चे हैं कुछ लिटरेचर ले लेते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को ऑप्शनल को सेलेक्ट करने के लिए कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी हो, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो उसमें कुछ मुख्य बातें उनको किनको ध्यान देना चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि जो ऑप्शनल है वो अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जिसमें किया है, अगर उसको आप ऑप्शनल ले सकें तो मेरे को लगता है कि आप एक नए ऑप्शनल लेने से उसमें ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे।
पर अगर ऐसा है कि आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं किया, मन लगा के नहीं किया, किसी तरह कर लिया धक्का मार के, और आप नए ऑप्शन में जाना चाहते हैं, तो भी ठीक है, मैं नहीं मानता इसमें कोई दिक्कत है। जैसे काफ़ी लोग हैं, आप जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स नहीं लेते हैं, ह्यूमैनिटीज लेते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी ले लिया आपका, जिसका एक क्लोज लिंकेज है साइंस के साथ। बिल्कुल। हिस्ट्री लेते हैं, कोई ज्योग्राफी लेता है, तो वो सब ठीक है। पर मैं फिर भी मानता हूँ कि अगर आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को परस्यू करें, ग्रेजुएशन को मन लगा के करें और ग्रेजुएशन को परस्यू करें आगे, तो आपका सिलेक्शन चांसेस बढ़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आप देखें जैसे मेडिकल साइंस ऑप्शनल के जो बच्चे होते हैं, उनका आप देखेंगे जनरली, अगर आप जो स्टेटिस्टिक्स है, स्टेटिस्टिक्स का अगर आप देखेंगे तो मेडिकल साइंस वालों का सिलेक्शन जल्दी होता है, पहले 3 के अंदर उनका ज्यादातर का सिलेक्शन हो जाता है। वो इस वजह मेडिकल से साइंस वालों का। हाँ, ओके। क्योंकि वो इस वजह से होता है कि वो मेडिकल साइंस काफी अच्छे से करना पड़ता है उनको। हम्म। इंजीनियरिंग की तरह नहीं है जो आप एक रात पहले पढ़े और आप निकल गए। हम्म। उनको काफी उसमें जोर लगाना पड़ता है, 4 साल। तो बिल्कुल। फिर वो जब उस ऑप्शनल को लेते हैं तो फिर उससे देखा जाता है कि उनको सक्सेस जल्दी मिल जाता है इंजीनियरिंग वालों या ह्यूमैनिटीज वालों के कंपैरिजन में। कंपैरिजन। जी। हम्म। तो वही कहूँगा, आप ग्रेजुएशन वाले ग्रेजुएशन अच्छे से कीजिए, किसी को आगे परस्यू करने को सोचिए। ओके। नहीं तो कभी कभी हमने देखा है कि मतलब लैक ऑफ गाइडेंस के कारण, चाहे जान नहीं रहे हैं बच्चे, मैथ्स में बीएससी किए हैं, इंजीनियरिंग कर लिए हैं और कुछ दूसरा ऑप्शनल ले लिए और उनको काम नहीं कर रहा है, वो ऑप्शनल में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। मान लो लिटरेचर ले लिए, हिंदी लिटरेचर ले लिए, चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल ले लिए। तो इस बात को हम भी, कई बच्चों को हमने पर्सनली भी गाइडेंस में कहा है, काउंसलिंग में कहा है कि ऑप्शनल जब भी आप सेलेक्ट करें तो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप देखिए पहले इंटरेस्ट है कि नहीं आपको उसमें। अगर पढ़ने में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर वो ऑप्शनल रखने का आपको कोई जरूरत नहीं है। और इंटरेस्ट के साथ साथ आप इनपुट दे सकते हैं कि नहीं, आप 4 घंटा पढ़ सकते हैं कि नहीं, अगर आप 6 घंटा लगा सकते हैं अगर डेली, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द ऑप्शनल। तो अमन, आईएएस मैथ्स एकेडमी में जब आप ज्वाइन किए थे, मुझे लगता है कि आप 2020 में एंड में आपने ज्वाइन किया था, जिस समय कोविड का फर्स्ट वेव चल रहा था। तो काफी टफ टाइम था उस समय। और चूंकि क्लासेस ऑनलाइन करना था, बच्चे भी उस समय उतने ज्यादा नहीं थे, तो 1-to-1 इंटरेक्शन हमने काफी सारे सेशंस लिए थे। तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना फीडबैक जो भी आपको अच्छा लगा था, आप काइंडली शेयर कर सकते हैं कि जो पार्ट हम हमारे एंड से जो डिलीवर हुआ, जो आपको बेस्ट पार्ट लगा। जो क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, अभी भी हमारे कई सारे नए व्यूअर्स होंगे जो देख रहे होंगे वीडियो को। तो थोड़ा सा आप हमारे कोर्स में कैसे हम लोग पढ़ाते हैं, कैसे प्रैक्टिस कराते हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन कर देंगे। जैसा कि आपने बताया ऑलरेडी कि मैं आपका पहला ऑनलाइन स्टूडेंट था, तो इस वजह से मुझे ये बेनिफिट मिला कि उस टाइम आप काफ़ी फ्री भी थे, तो मेरे को आपके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन का काफ़ी चांस मिला। काफ़ी सारे चैप्टर्स हम लोग ने एक साथ बैठ के किया है, स्टार्ट टू एंड। बिल्कुल। तो उस वजह से काफ़ी मेरा कंसेप्ट जो था काफ़ी सारे चैप्टर्स का क्लियर हुआ। आ, और जो आपका जो स्टडी मटेरियल आपने दिया और जो क्वेश्चंस देते थे बुक्स के, बुक्स वगैरह से, और आपके खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस, उन सबको करने से कॉन्फिडेंस तो आया काफ़ी सारे चैप्टर्स में, और उसका फ़ायदा भी आज दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कि आपका फीडबैक है काफी इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। और अगर हम मानते हैं कि अगर आपके सक्सेस में अगर हमारा 10% भी योगदान है, तो उसके लिए हम लोग अपने आप को धन्य समझेंगे। और चूंकि स्टूडेंट का एक पढ़ाना हमारा भी एक, ऐसा नहीं है कि आई एम टोटली प्रोफेशनल कि मैं पढ़ाऊँ, एक इमोशन के साथ मैं जी जी चीज़ों को जी। कराता हूँ। और डे बाय डे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। जिस समय शुरू शुरू में आपको मैं स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो काफी सारे हम लोग बुक्स लेकर आए थे क्वेश्चंस को करने। आज के डेट में जो जितने प्रॉब्लम सेट आपको दिया था उसका 10 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स चीजें बढ़ गई हैं। अब आज के डेट में का जो प्रॉब्लम सेट सब आप देखेंगे तो क्वेश्चन का जो लेवल है, तो वो देखकर आप कहेंगे कि अब एग्जैक्टली अप टू अब द हम लोग ने मार। इतनी क्लासेस किए हैं साथ में कि आपको सिर्फ बोलने के लिए सर बोलता हूँ, आप बड़े भाई जैसे ही हो गए हैं। थैंक यू, थैंक यू। और बिल्कुल बिल्कुल अमन। और ऐसा नहीं है कि आप अभी सिलेक्शन पा लिए हैं तो बस ऐसा नाता टूट जाएगा, वैसा बात नहीं है। अभी आप नहीं नहीं, अभी तो यूपीएससी बढ़ेगा। आपको क्रैक करना है, मतलब जी। हम, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप यूपीएससी जिस दिन क्रैक करेंगे तो उस दिन मैं समझूंगा कि हमारा पढ़ाया हुआ पूरा साकार हो गया। और जितने भी चैप्टर्स वगैरह हैं जो कमी बेसी है, उसको हम लोग देखकर, जब भी आपको खाली समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, जो अभी आपका शायद ट्रेनिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गया है, तो अभी आप ट्रेनिंग करें। जैसे ही आपको थोड़ा खाली टाइम मिलेगा तो उसमें
और भी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैथमेटिक्स क्या है कि आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे बातचीत कर रहे हैं वैसे ही मैथमेटिक्स का भी चीज जो है सो डिस्कशन होता है। और मोस्ट ऑफ द सेशंस में हम आपको, चाहे हमारे जो करंट बैचेज हैं बीपीएससी के, कई सारे बैचेज आए, कई सारे बैचेज गए, अभी कई सारे बैचेज चल भी रहे हैं, तो उनमें भी हम, जो प्राइम चीज है कि हम, हमारा यही कंसर्न रहता है कि चीजों को हम कम बताए, बच्चे से ज्यादा पूछे, उनका डाउट ज्यादा ले, उनको उनको ज्यादा हम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, है ना। क्योंकि आपके समय में चूंकि 1-to-1 सेशन था, अब ये बच्चे इतने ज्यादा है, करीब आज के डेट में 450-500 स्टूडेंट है। और लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि हर बच्चा का मैं क्वेरी वगैरह जो डाउट है सो पर्सनल लेवल पे उसको सॉल्व करूँ, और आगे भी करता रहूंगा। अभी तो आपका काफी बड़ा टीम भी है, हम्म। तो उस वजह से भी बच्चों हाँ, के लिए फायदा धीरे धीरे हमारा टीम एक्सपैंड हो रहा है, काफी एसोसिएट जो प्रोफेसर्स हैं वो सब भी जुड़ रहे हैं। अब जो चीज है सो काफी काफी धीरे धीरे सिस्टमेटिक है। करके सिस्टमेटिक हो चुके हैं, और आगे आने वाले टाइम में और भी हम लोग सिस्टमेटिक होंगे और भी डिसिप्लिन्ड होंगे, ताकि काफी सारे रिजल्ट्स जो है सो आ पाए। और हम कोशिश करेंगे कि आपको भी कभी समय मिले तो बच्चों को मोटिवेट करें, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका कभी कोई सेशन लेना हो, चाहे जी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज है, तो उसमें आपको, अगर आपको टाइम मिले तो जरूर आप, आपको हम चाहेंगे कि कुछ क्लासेस जो है सो बच्चों के साथ आप भी इंटरेक्ट करें, उनसे समझे और उनको थोड़ा मार्गदर्शन दे। अमन। जी, मेरे लिए भी काफी प्रिविलेज की बात होगी, मैं फिर स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर पाया आपके स्टूडेंट्स से। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो सिलेक्टेड बंदे हैं तो उनका बात भी लोग जो है सो बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आप आपको लोग सुनेंगे, क्योंकि आप एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। और सिलेक्टेड स्टूडेंट होने के साथ साथ आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट भी हैं, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस वगैरह है, तो जब भी आपको शेयर करने का मौका मिलेगा, हम जरूर आपको हम अपने पटना सेंटर पर भी बुलाएंगे। और उस समय हमारा पूरा डिजिटल सेटअप है पटना में, ऑफिस वगैरह, क्लासरूम, हमने सब कुछ ऑफलाइन सब खोल दिया है अब। तो जब भी आपको समय मिलेगा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार है सो आप हमारे सेंटर पे भी विजिट करें। अमन, जी जी। एक क्वेश्चन है हमारा कि यूपीएससी और बीपीएससी दोनों को मद्देनजर एक आपसे मैं सुझाव लेना चाहूंगा कि काफी सारे स्टूडेंट पैनिक में रहते हैं कि हम करंट अफेयर कैसे करें, कितने महीने का करंट अफेयर पढ़े। यूपीएससी वाले भी बच्चे परेशान रहते हैं, और ये चीज बीपीएससी वाले रहते हैं। और मुझे लगता है कि आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के भी जो एस्पिरेंट्स होंगे, जो फ्यूचर एस्पिरेंट होंगे, तो उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग ये टास्क होता है कि कब से कब करंट अफेयर पढ़े, क्या पढ़े उसमें। तो थोड़ा आप बाइफरकेट करके हमको बताइए कि यूपीएससी के लिए कैसे तैयार करें करंट अफेयर को, और आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन चाहे किसी एक स्टेट पीसेस के लिए कैसे तैयार करना चाहिए। जी, करंट अफेयर्स का देखिए, सबसे बड़ा करंट अफेयर्स मतलब आपके लिए दिक्कत तब बन जाता है जब आप उसका बैकलॉग बना लेते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे बड़ा सुझाव ये है कि आप डेली का डेली उसको खत्म कीजिए। ओके। आप खाना खाएं ना खाएं, सोए ना सोए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको करंट अफेयर्स उस दिन का उस दिन खत्म करना है। बिल्कुल। और करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है वो आपका न्यूज़पेपर है। अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंद में से चूज करना है। हम्म। और अगर आप स्टेट का कर रहे हैं तो अपने स्टेट का जो बेस्ट न्यूज़पेपर है वो चूज कर सकते हैं। जैसे आसाम के लिए हम लोग द आसाम ट्रिब्यून जनरली रेफर करते हैं। बिहार वालों के लिए मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए, बट अगर आप आसाम में हैं तो आप आसाम ट्रिब्यून फॉलो कर सकते हैं। और ओके। यूपीएससी के लिए अगर आप कर रहे हैं बिहार तो के लिए एक राष्ट्रीय संस्करण आता है, दैनिक जागरण का एक राष्ट्रीय संस्करण, काफी अच्छी हिंदी में वो मतलब न्यूज़पेपर आती है, तो वो दिल्ली में भी लोग यूज करते हैं। और बिहार वाले जो भी बच्चे हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय संस्करण वाला जो एडिशन जो दैनिक जागरण का आता है उसको आप लोग पढ़ाई कीजिए। जी। हाँ अमन। हाँ, तो यूपीएससी अगर आप आसाम के लिए करें तो आसाम ट्रिब्यून आप कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए द हिंद और इंडियन उसमें जिसमें आपका पॉलिटिकल लीनिंग्स या आपका लैंग्वेज जिसमें आपको सूट होता हुआ आप चूज कर लीजिए दोनों में से, और आपको रोज पढ़ना है। उसके बाद आप अगर चाहें तो आप किसी भी कोचिंग का जो करंट अफेयर्स का मंथली कंपाइलेशन होता है वो ले सकते हैं। सब ओके। कोचिंग एक जितना ही मेहनत कर रहा है, किसी का भी आप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट बेस्ट आप न्यूज़पेपर आपको रोज पढ़ना है। अगर आप सोचेंगे हम्म कि एक महीने का खाना मैं एक साथ एक मैगजीन से खा लूंगा तो ऐसा नहीं होगा। हम्म। वो खाना तभी पचेगा जब आप पहले से थोड़ा थोड़ा जहर रोज खा रहे हैं, तभी बिल्कुल। आपका बड़ा क्वांटिटी हम्म में जहर हजम हम्म होगा। हम्म। तो आपको वही मेन रूल वही। ओके, मतलब अमन का कहना है कि आपको करेंट अफेयर में बैकलॉग नहीं रखना है, जितना आप छोड़ के चलोगे कि बाद में कर लेंगे हो जाएगा, तो वो सारा चीज नहीं चलेगा। आपको डेली डेली जो
न्यूज़पेपर आप मंगाते हो तो न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ो, थोड़ा बहुत नोट्स बना लो, जो आपके काम का न्यूज़पेपर लगता है वो आप यूज करो। द हिंदू करो, इंडियन एक्सप्रेस करो, दोनों सेम ही टाइप का है। जो बच्चे बीपीएससी कर रहे हैं तो वो दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण करेंगे। और आसाम के लिए तो आसाम ट्रिब्यून आपने बताया है, तो समझिए द आसाम ट्रिब्यून करके न्यूज़पेपर, ये इंग्लिश में आती है, आसामीज लैंग्वेज में आती इंग्लिश है, में आती है। इंग्लिश में आती है, तो वो इंग्लिश में आती है। आप आराम से उसको देखकर अपने आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन का आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप टीवी पे, जैसे वो लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी था पहले, हाँ, अभी संसद टीवी हो गया है वो, तो उसका फॉलो कर सकते हैं। और भी न्यूज़ चैनल है जो हेल्दी डिबेट्स दिखाते हैं, ओके। ये सी न्यूज़ वगैरह से दूर है। बाकी जो हेल्दी डिबेट्स दिखाते हैं उन न्यूज़ चैनल्स का फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे बड़े डिग्निटरीज आते हो, जैसे रिटायर्ड ओके। ऑफिसर्स या फिर करंट सर्विंग ऑफिसर्स, हम्म। तो उनका फॉलो कर सकते हाँ, तो आप जो डिस्कशन वाला जो हैं। जी, पार्ट है जिसमें किसी देश के थोड़ा एम्बेसडर आ रहे इंटरेक्टिव हैं, बनाने के लिए, थोड़ा फन बनाने के इंटरेक्टिव, लिए हाँ, जी। कोई मान लो कि इंटरनल सिक्योरिटी के जो बेस्ट पर्सनल है, जो रिटायर्ड है, उनका है, कुछ अगर इंटरव्यू है तो वो सब देखिए। अमन ने कहा कि आप संसद टीवी का आप न्यूज़ डिबेट्स देख सकते हैं, ऑथेंटिक होता है। और बेसिक बेसिक बात करो, डेली का जो करंट अफेयर है उसको आप लोग जमा नहीं होने दें, उसको रोज का रोज आप लोग खत्म करिए। कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर फिर कभी आपका सिर दर्द नहीं बनेगा, वो आराम आराम से आपको चीजें हो जाएंगी। अमन 2 बार 3 बार है सो ये प्रीलिम्स यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं और काफी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किए हैं। अमन, आपका स्कोर क्या था इधर लास्ट 2 साल में यूपीएससी के भीतर में, जो प्रीलिम्स में जो मार्क्स क्या था? जी, लास्ट मैंने 2020 में दिया था, और मेरा ओके, मार्क्स अराउंड 112 था। 112। और जी, कट ऑफ आई थिंक उस समय 97 98 था, हाँ राइट? 98 था। 98 था। जब 98 कट ऑफ है, बंदे ने 112 नंबर लाया है, तो इस बात को आप समझ सकते हो कितना सीरियस प्रिपरेशन रहा होगा यूपीएससी के लिए। और ये आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रीलिम्स में आपका कितना मार्क्स था अमन? इसका प्रीलिम्स का मार्क्स अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया अच्छा, कमीशन ने। इसका इसका कमीशन ने अभी बट डिस्क्लोज। मैंने जो घर में जो कैलकुलेट किया था, तो अराउंड 146 था आउट ऑफ 200। आउट ऑफ 200, 146। और कट ऑफ कितना के लगभग जाता है कट ऑफ ये इसमें? लोग बता रहे हैं कि 120 के आसपास कुछ था। 120 के आसपास में, 100, 200 में, जी जी, 200 में तो 100। सीसेट तो क्वालिफाइंग है, तो उसका तो बात नहीं। ओके ओके जी, 200 में 120 के आसपास मतलब आपको कट आ, ऑफ था, हाँ, और कट मैं ऑफ जो था। कैलकुलेट करते हैं अराउंड 46 148 ऐसा कुछ। ओके, काफी अच्छा आपका मार्क्स था प्रीलिम्स का, जैसा आपने यूपीएससी में प्रदर्शन कर रहे थे उसी ढंग का आपका जो आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन में भी वैसा ही धमाकेदार प्रदर्शन प्रीलिम्स में भी हुआ है। तो जो बच्चे अभी आज के दौर में तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या प्रीलिम्स और मेंस का जो तैयारी होता है, इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाने में कई सारे बच्चे जो हैं सो फेल हो जाते हैं। मतलब कई सारे लोग को हम जानते हैं जो प्रीलिम्स का ही तैयारी साल भर कर रहे हैं, और उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो फिर वो प्रीलिम्स में ही चले जाते हैं। तो इस चीज को कैसे टैकल किया जाए, और आपका स्ट्रेटजी क्या था कि प्रीलिम्स और मेंस को बैलेंस करने का एक आप स्ट्रेटजी आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। स्ट्रेटेजी में यही कहूँगा कि सबसे पहले आप ऑप्शनल को टारगेट कीजिए, ऑप्शनल को सबसे पहले खत्म कीजिए, फिर जीएस सब्जेक्ट्स को पकड़िए, और जीएस सब्जेक्ट्स को इस तरह से पढ़िए कि आप उसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को आप थोड़ा थोड़ा देख सकें। जैसे प्रीलिम्स के लिए मैंने बताया, अगर आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ें तो आपका करंट अफेयर्स का पार्ट कवर होते जा रहा बिल्कुल। है। अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो आपका स्टैटिक पार्ट कवर हो रहा है। और प्रीलिम्स में क्या करना है, प्रीलिम्स में आपको आंसर याद करके नहीं लिखना है, आंसर आपके सामने होता है, आपको सिर्फ उनमें से खोजना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो प्रीलिम्स मेरे को नहीं लगता कि अगर आपका स्टैटिक पार्ट सही है और आप करंट अफेयर्स जैसे मैंने बताया उस तरह से करें, तो मेरे को नहीं लगता प्रीलिम्स आपके लिए कोई ज़्यादा टफ चीज़ रहेगा। और उसके अलावा आजकल वैसे प्रीलिम्स काफ़ी डाइसी भी होते जा रहा है, यूपीएससी काफ़ी डायनामिक हो रहा है, स्पोर्ट्स का भी ले रहा है, मूवीज फिल्म्स वगैरह से भी क्वेश्चन वगैरह दे रहा है। तो उन सबसे घबराए नहीं, क्योंकि वो बहुत ही छोटा पार्ट है पूरे पेपर का। 100 में से 5-7 सवाल वैसे आ जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कट ऑफ आप देख रहे हैं जैसे 50 क्वेश्चन का कट ऑफ रहता है, 98 95 94। तो अगर आपका 50 क्वेश्चन भी नेट सही रहता है तो फिर आप मेंस लिख पाएंगे। तो फिर आपको 4-5 क्वेश्चन के चक्कर में 50 क्वेश्चन के जो एफर्ट देना चाहिए वो टाइम उस पर दे देंगे, तो फिर वो समस्या हो जाएगी। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, प्रीलिम्स को और मेंस को साथ में लेकर चलना ही एक वाइज डिसीजन है, और उसमें तो ज्यादा उसके बिना हो एफर्ट नहीं नहीं सकता लगता है। कुछ। हाँ, हाँ, उसमें ज्यादा एफर्ट लगता नहीं है। आप न्यूज़पेपर नहीं, पढ़ते रहो तो आपको करंट अफेयर होगा। जैसे आपने बताया कि ऑप्शनल पर पहले टारगेट करना चाहिए,
काफी सारे बच्चे तो आज के डेट में ऑप्शनल को पहले टारगेट कर भी रहे हैं, लेकिन वो जी जीएस का जो मेंस आंसर राइटिंग है और वो जो आपका प्रीलिम्स का जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें करने में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप अपना पैटर्न देखिए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसमें अगर जब आपको आप ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल मॉक टेस्ट उसी बिल्कुल। कारण के लिए है। हम्म। जैसे ऑप्शनल के लिए भी मॉक टेस्ट है, हाँ प्रीलिम्स के भी मॉक टेस्ट होते हैं, मेंस का आंसर राइटिंग सीरीज चलाते हैं काफी लोग, तो उसको आप ज्वाइन कीजिए अगर आपको सच में दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल। मेरे को लगता है आपको काफी अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो टेस्ट देना काफी इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये है कि या तो प्रीलिम्स का टेस्ट हो, मेंस का टेस्ट हो, चाहे ऑप्शनल का टेस्ट हो, टेस्ट देना जरूरी है। और इस बार तो अमन हम लोग बीपीएससी 67 के लिए 20-20 टेस्ट लॉन्च कर चुके हैं, जी जिसमें कि मतलब काफी सारे टेस्ट। और मुझे नहीं लगता है कि 20 टेस्ट में अगर 5 फुल एंड टेस्ट, अगर कोई बच्चा अगर अच्छे से अगर पांचों का हाँ। पांचों फुल एंड टेस्ट दे दे तो उसको कोई दिक्कत होगी। और टेस्ट अमन से जरूरी होता है कि आप टेस्ट को रिवाइज भी करें, फिर दे दिए छोड़ के आ गए थे पर मार्क्स सुन लिए नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके क्यों, जो हुआ वो क्यों हुआ, जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपने टीचर के साथ बैठ के। ये बहुत जरूरी है। ओके। और आप टेस्ट लोग सीरीज। फैसिलिटी प्रोवाइड भी करते हैं, हाँ। तो फिर उस हिसाब से मेरे को लगता है कि ठीक है आपके पास जो तरीका है टेस्ट लेने। ओके। आफ्टर टेस्ट आप मतलब जैसे ही आप आफ्टर टेस्ट टेस्ट देते एनालिसिस। हैं तो उसके बाद एनालिसिस, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, अपने लेवल पे भी आपको करना है। और हम लोग आपको जैसे सॉल्यूशन भी देते हैं, कोई डाउट होता है तो उसको आप क्लियर करिए, नहीं समझ में आता है तो पूछिए। अगर प्रीलिम्स का अगर टेस्ट देते हैं तो अगर कोई छोटे मोटे डाउट है तो आपको किताब से खोजो, आजकल प्रीलिम्स का तो गूगल में भी आंसर मिल जाता है। आपको बैठ के नहीं रहना है कि मान लो कि आपने टेस्ट दिया और उसको फिर मोड़ के रख दिया, फिर अगला टेस्ट देने आ गए। एक टेस्ट में नंबर खराब आया तो उसका टेस्ट का क्वेश्चन नहीं देख रहे हो, चाहे अच्छा आ गया तो भी क्वेश्चन नहीं दिख रहे हो कि सारे आपको आ ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, हर टेस्ट को एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जी एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लगभग सारे टेस्ट का, मेंस का भी आप एनालिसिस वगैरह करते थे? मेंस का मैंने उतना टेस्ट दिया नहीं, पर जितना भी दिया मैंने उसका एनालिसिस किया है टेस्ट। गुड। ये काफी एक अच्छा हैबिट है कि अगर आप अपने गलतियों से अगर आप सीख रहे हो और उसमें अगर सुधार कर रहे हो तो इससे ज्यादा परफेक्शन कुछ भी नहीं हो सकता है ना। लेकिन अगर आप गलतियां कर रहे हैं, बार बार गलती फिर से वही कर रहे हैं, तो वो दैट दैट इज द बैड डिसीजन, और उससे आप लोग को बचना होगा। एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है आप, तो रिफॉर्म होता है सिविल सर्विसेज के भीतर में, रिफॉर्म होता है। रिफॉर्म अपने अंदर भी आप लाइए, पहले अंदर में चीजों को साफ कीजिए, क्लियर कीजिए, और फिर बाहर भी आपका ठीक होने लगेगा, आपका आउटपुट बढ़िया होने लगेगा। कंफ्यूज स्टेट में नहीं रहना है, टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, दिस इज द की आइडिया। अमन, मैथ्स के भीतर में जो मोस्ट आपको जो डिफिकल्ट टॉपिक लगा और कुछ टॉपिक जो एकदम बहुत आसान लगे, तो उसका आप सेग्रीगेशन आपके रेस्पेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक काफी आसान लगे, कौन कौन से टॉपिक आपको लगे हैं कि थोड़े और भी हम मेहनत उस पर कर सकते थे, चाहे आगे आने वाले दिन में उस पर और भी काम किया जा सकता है जिससे फ्रूटफुल रिजल्ट हो? मेरा मैंने इंजीनियरिंग किया था, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। हम्म। इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो पेपर वन के टॉपिक जो है वो मोरलेस काफी इजी है, क्योंकि उनमें अगर आप एक बार आप समझ लेते हैं तो फिर आप हम्म। भूलेंगे नहीं, कंसेप्ट कंसेप्ट बेस्ड है। बिल्कुल। लेकिन पेपर टू के जो टॉपिक्स है जैसे मॉडर्न अलजेब्रा है आपका, फिर रियल एनालिसिस है, तो वो उस तरह के टॉपिक्स है जो हमने कभी फेस नहीं किया लाइफ में, ना हम्म। इंजीनियरिंग में ना स्कूल में। वो काफी एब्स्ट्रैक्ट टाइप का टॉपिक है, हम्म। जनरल आइडियाज को लेके उसको एलाबोरेट किया जाता है। तो उस तरह के टॉपिक्स में मुझे भी काफी दिक्कत आया। तो लेकिन अगर आप प्योर मैथमेटिक्स आपको पसंद है तो फिर आपको वो सब टॉपिक्स अच्छे लगेंगे और पेपर वन में आपको दिक्कत होगी। मैं ये कहूंगा कि आप दोनों को बैलेंस करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल वो वाला टाइम नहीं रहा कि आप दो चार चैप्टर छोड़ के चले जाएंगे तो आपका हम्म। सिलेक्शन हो जाएगा। 2016 15 17 तक ये सब चलता था, और अभी वो सब नहीं चलता है। अभी जो टफ चैप्टर्स है उसके भी आपके कंपलसरी में रहते हैं क्वेश्चंस, तो आप बिल्कुल। स्किप करना तो एफोर्ड कर ही नहीं सकते। जिस तरह का टफ कंपटीशन है, नेक टू नेक कंपटीशन है, किसी भी स्टेट सर्विसेज हो चाहे यूपीएससी हो, हर जगह नेक टू नेक कंपटीशन है। तो आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको जैसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आटो को भी आपको गले लगाना पड़ेगा अगर आपको क्लियर करना है। बिल्कुल। तो मतलब अमन का साफ साफ कहना है कि जैसे आप, डिपेंड करता है कि आप बीएससी बैकग्राउंड से हैं कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। बीएससी वाले बच्चों को थोड़ा सा डाउट सेक्शन 1 में होता है, कैलकुलस वगैरह अप्लाइड पार्ट में। और जो बच्चे इंजीनियरिंग के हैं उनको प्योर पार्ट को समझने में थोड़ा सा
दिक्कत होती है शुरू में, लेकिन ऐसी बात नहीं कि एकदम ही नहीं समझ में आएगा, सबको समझ में आता है, थोड़ा सा टाइम आगे पीछे होते रहेगा वो। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग में प्योर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते हैं। अगर इंजीनियरिंग के भीतर भी अगर प्योर मैथमेटिक्स अगर पढ़ाया जाएगा तो फिर इंजीनियरिंग का के भी बच्चे हैं तो वो सारे चीज पहले से ही जान रहे होंगे। बीएससी के जो बच्चे हैं तो उनको न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं कराया जाता है, तो फर्स्ट टाइम न्यूमेरिकल देखते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटीज में है, लेकिन काफी सारे यूनिवर्सिटीज में जानता हूँ जहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस का उतना हाई लेवल का कंसेप्ट नहीं दिया जाता है। ज्यादातर इंजीनियर्स के लिए ही है न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह चैप्टर सब। तो आपको बैलेंस बना कर रखना है, दोनों में बैलेंस बनाना है, क्योंकि मार्क्स जो है सो आपको सेक्शन ए सेक्शन बी बीपीएससी को अगर ले लो दोनों से आने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी ले रहे हैं तो 2 पेपर आएगा, अगर आप आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन ले रहे हैं तो 2 पेपर आएगा। तो ढंग से तैयारी करना है, हर टॉपिक को आपको जुडिशियसली समय देना है और उनसे आपको लाभ लेना है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अमन। आप एक बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन रहा है, और मुझे लगता है कि आसाम से भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो या तो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, या तो आसाम पब्लिक सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपके इस मोटिवेशनल सेशन से काफी प्रभावित होंगे और वो अपने लाइफ को भी एक अच्छे स्टेज पे पहुंचाने की काफी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेरी वीडियो अमन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मौका देने के लिए कि मैं अपने लोगों के सामने आ पाया और सबसे बात कर सका। बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म आपका है और आप इस प्लेटफॉर्म पे फ्यूचर में कभी भी आपको समय होता है आप आइए। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बच्चों को प्रेरित करिए, देश सेवा कीजिए और एक नए भारत की जो संकल्पना हम लोग लेकर चल रहे हैं उसमें अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।